हाय स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जिसकी वजह से किसी भी सर्किट में करंट का या चार्ज का कॉन्टीन्यूस फ्लो होता रहता है। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक सेल को बनाने के लिए हम लोग ये देखिए, ये एक बर्तन लिया हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भरकर इसमें सेलेक्टेड 2 डिफरेंट मेटल्स की जब आप लोग प्लेट्स को डिप करते हैं तो एक प्लेट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाया करती है और दूसरी नेगेटिव हो जाया करती है, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट हो जाया करते हैं। आप देखिए कि जो प्लेट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी उसको हम इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, लेकिन ये प्लेट पॉजिटिव होती है और ये प्लेट नेगेटिव होती है। इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो प्लेट पॉजिटिव हो जाया करती है उसको हम एनोड कहते हैं। ये होगा एनोड, ये होगा एनोड। और जो प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाया करती है इसको हम कैथोड कहते हैं। अगर हम लोग, आप देखिए क्या होगा कि उसके बाद अभी इसमें कोई भी करंट या किसी भी तरीके से चार्ज का फ़्लो नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लोगों को जिस रेजिस्टेंस में करंट का फ़्लो कराना है उसमें आप लोग एक्सटर्नल सर्किट के तौर पर यहाँ पर आप लोग ये करते हैं कि उस रेजिस्टेंस का, अगर ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें आपको करंट फ़्लो करानी है तो हम लोग एक्सटर्नल जो वायर्स हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्शन वायर्स की हेल्प से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। ये कनेक्ट कर देते हैं। जब ये कनेक्ट कर देते हैं तो आप देखिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ आता है, और उसी इंस्टेंट पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है यहाँ पर एक नेगेटिव आयन चलकर अपने चार्ज को रिलीज़ कर देता है। जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करता है तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन आता है, और पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन पहुँचता है यहाँ पर, जितना उसका नेगेटिव चार्ज होता है -1 यूनिट, उतना ही इस पॉजिटिव आयन का प्लस चार्ज होता है, इसलिए वो उसको ख़त्म कर देता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ये है इलेक्ट्रोलाइट, ये है इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आयंस चलते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चलते हैं। ये चार्ज कैरियर्स होते हैं सेल के अंदर। और आप देखिए, यानी कि याद रखिएगा कि सेल के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में आप लोगों को कि इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इसके अंदर चलते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे, पॉजिटिव आयन आ रहा है ऐसे, तो करंट फ्लो होगी दोनों की वजह से ऐसे। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में सेल के अंदर करंट फ्लो होगी। और इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे तो करंट जा रही है ऐसे, तो सेल के बाहर जो करंट का फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे तो करंट फ्लो होगी इसमें फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये रेजिस्टेंस R है, इसमें आप देखिए कि करंट का फ्लो इस तरीके से होगा। अगर आप देखें कि इसका मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहता हूँ कि इसको मैं शो करूँगा, तो इस तरह से करते हैं हम लोग कि जो सेल है इसमें हम लोग शो करते हैं। देखिए, बताऊँगा इसके बारे में आप लोगों को कि सेल का सिंबल ये है कि इसमें ये इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम एनोड कहते हैं, ये कैथोड होता है, ये होती है पॉजिटिव प्लेट, ये होती है नेगेटिव प्लेट। मैंने बताया था आप लोगों को कि करंट का फ्लो सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा। उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट डायरेक्शन बीसी डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई होता है, इसको मैं भी डिफ़ाइन करने वाला हूँ। इसके अलावा सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जो सेल होता है वो चार्ज के फ़्लो में या करंट के फ़्लो को अपोज करता है, इसलिए इसका भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आप देखिए ये जो टर्मिनल्स हो गए, ये सेल के टर्मिनल्स हो गए। अब इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर आप देखिए जो ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स जो है ये इस इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया, उसके बाद ये सेल का सिंबल हो गया। उसके बाद आपने देखा कि मैंने जिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट करना था, जिसमें करंट फ्लो करानी थी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो वो रेजिस्टेंस देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो कराना चाहता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस को मैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन वायर्स यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन वायर्स मैं कनेक्ट कर दूँगा इस रेजिस्टेंस को। जब कनेक्ट कर दूँगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट फ्लो होगी इस तरीके से, और इस रेजिस्टेंस से होते हुए ये करंट फ्लो होगी। केवल एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी बल्कि इंटरनल सर्किट में भी करंट फ्लो होगी, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती रहेंगी वहाँ से एनर्जी लिबरेट होएगी, और जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के या चार्ज के फ़्लो को कॉन्टीन्यूस बनाए रखेगी। तो ये इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है। इलेक्ट्रिक सेल में आप देख रहे हैं दो बातें जो कि ख़ास बातें हैं यहाँ पर, वो हैं एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्मॉल कैपिटल ई से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, और एक है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल के बारे में दो चीज़ें जो होती हैं, एक इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। आप देखिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, आप देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम ईएमएफ भी कहते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, और इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं। पहली बात देखिए, नाम ज़रूर है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है। इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है। इसकी जो नेचर है वो नेचर है वोल्टेज वाली नेचर। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए कि हम लोग अगर इस सेल से आई एम्पेरिक करंट टी टाइम तक फ्लो कराते हैं, चाहे ये सर्किट देखें चाहे ये सर्किट देखें, अगर हम लोग आई एम्पेरिक करंट टी टाइम तक फ्लो कराते हैं, जो चार्ज का फ्लो होगा वो होगा Q = IT। अगर हम लोग आई एम्पेरिक करंट टी टाइम तक फ्लो कराते हैं तो जो चार्ज फ्लो हो गया वो हो गया Q = IT। इतना कूलाम चार्ज फ्लो हो गया है। आप देखिए कि अगर हम लोग किसी भी सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि चार्ज का फ्लो केवल एक्सटर्नल सर्किट में हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इंटरनल सर्किट में भी चार्ज का फ्लो होता है। इसमें आप देखें कि जो पॉजिटिव आयन है वो चल रहे हैं इस तरफ, जो नेगेटिव आयन है वो चल रहे हैं इस तरफ, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं इन पर अपने चार्ज को रिलीज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी चार्ज का फ्लो होता है, ये आप देख रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल E है, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो मान लीजिए कि हम लोग अगर Q चार्ज को फ्लो कराते हैं टोटल सर्किट में, इसका मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट दोनों में अगर हम चार्ज Q को फ्लो कराते हैं, और आपको टोटल वर्क जो करना पड़ता है इस चार्ज Q को फ्लो कराने में, अगर वो W है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है सेल का ये होता है E = W/Q। आप देख रहे थे कि Q = IT भी होता है, तो W/IT। तो यहाँ से आप देखिए कि हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। आप लिखेंगे पहली बात ये कि इफ़ Q = 1 कूलाम देन E = W। पहली बात ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सर्किट में चार्ज Q को आपने फ्लो कराया और W वर्क करना पड़ता है इक्वल W/Q। अगर आपने कह दिया कि हमने चार्ज फ्लो कराया यूनिट चार्ज Q = 1 देन E = W, तो किसी भी सेल से यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में, इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट दोनों में फ्लो कराने में जितना वर्क करना पड़ता है वही सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। पहली बात ये।
अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप देखिए दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इफ़ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इफ़ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन आप देखिए कि अगर ये भी 1 और ये भी 1 तो भी E इज इक्वल टू W, देन E इज इक्वल टू W। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पीरिक करंट को 1 सेकेंड तक किसी भी सेल से ड्रॉ करने में जितनी भी एनर्जी सेल कंज्यूम करता है, ठीक है, जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सेल को इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट दोनों में फ़्लो कराने में, वही वर्क जो होता है, वही जो एनर्जी होती है, वही सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। और आपको ध्यान होगा कि V इज इक्वल टू W/Q आप पढ़ चुके हो, इसलिए जो नेचर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वो फोर्स नहीं है, वो है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का नेचर है। आप पढ़ चुके हैं पहले ही फर्स्ट यूनिट में कि W/Q का मतलब इसका जूल और इसका कूलाम, जूल पर कूलाम, इसको आप वोल्ट कहते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो निकल के आएगा, ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हो जाएगा यूनिट ऑफ W/Q। इसका मतलब कि जूल पर कूलाम, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। तो आप देखिए वो यूनिट आ रही है जो पोटेंशियल डिफरेंस की आ रही थी। और आप देखिए कि भले ही डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन को, या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को, या नेगेटिव चार्ज के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सही है भाई। उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल कहें या पोटेंशियल डिफरेंस कहें, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग दोनों तरह से। हम लोग बात कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये है, जैसे आप मानिए कि आपके पास ये एक सेल है, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये एनोड, ये कैथोड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसका E, स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हो गया सेल, ये हो गया भाई सेल। अब आपने जो इसके टर्मिनल्स थे, टर्मिनल सपोज x एंड y, ये टर्मिनल्स थे। अब इसके अक्रॉस आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दिए। एक रेजिस्टेंस लगा दिया ये, एक रेजिस्टेंस लगा दिया ये, एक रेजिस्टेंस लगा दिया ये, और आप लोगों ने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, R1, R2 और R3। जब इस तरह से हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आप देखिए करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। जो करंट है वो चलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से, ये करंट चलना शुरू होगी, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, इसलिए सब में करंट सेम फ्लो होगी। अगर करंट फ्लो हो रही है I इसमें, तो I ही इसमें होगी और I ही इसमें होगी, और सेल के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो भी I होगी। आप देखिए कि टोटल वर्क जो करना पड़ेगा, यहाँ पर जो टोटल वर्क करना पड़ेगा I एम्पिरिक करंट को T टाइम तक फ्लो कराने में, यानी Q चार्ज, Q इज इक्वल टू I इंटू T, इतने चार्ज को फ्लो कराने में अगर वर्क करना पड़ रहा है W इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट में, तो आप देखोगे कि ये टोटल वर्क डन होगा, ये होगा W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, ये होगा। आप देखिए कि W एक्सटर्नल जो है वो 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, R1, R2, R3। तो मान लो कि इसमें जो वर्क करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है W1, इसमें करना पड़ रहा है W2, इसमें करना पड़ रहा है W3, और अंदर जो फ्लो कराने में करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है W इंटरनल। ओके, तो आप लिखेंगे कि W एक्सटर्नल जो हो जाएगा ये होगा W1 प्लस W2 प्लस W3, ये हो जाएगा W एक्सटर्नल और प्लस W इंटरनल। अगर आपने Q चार्ज फ्लो कराया यानी Q इज इक्वल टू IT, तो अगर आप हर टर्म को Q से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई Q, तो क्या होगा
डिवाइडिंग बाई Q। तो W/Q इज इक्वल टू W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q प्लस W इंटरनल/Q। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ये दो पॉइंट हैं रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, या आप देखिए दो पॉइंट हैं, अगर इसके अक्रॉस मुझे Q चार्ज फ्लो मैंने कराया और मुझे जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा W1, तो W1/Q जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखेंगे कि ये जो होगा ये होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 प्लस W2/Q जो होगा वो होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब V2 प्लस W3/Q जो होगा वो होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V3 और प्लस W इंटरनल/Q जो होगा वो इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप जो हो गया, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया वो हो गया V इंटरनल। तो आप देखेंगे, और W/Q क्या होता है, W/Q जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। तो आप देखिए ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। तो आप देखें कि ये चीज़ जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 V2 V3 ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस हैं, और जो V इंटरनल है वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया उसकी हम बात कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी ये जो मैंने बताया ये है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हम बात कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि आप देखिए इस सर्किट में यहाँ पर आपने जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, अगर इसके अक्रॉस एक्स और वाई, अगर ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, अगर हमें इसके अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस तो ये होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस देखिए लगा देते हैं, यहाँ पर जो लगा हुआ है आप देखें, इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव यानी एनोड, ये कैथोड, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, और आपने ये टर्मिनल X, ये टर्मिनल Y, और आपने लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। जैसे आपने लगाया इसको वैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो गई इसके अंदर, ये करंट फ्लो होना शुरू हो गई, ठीक है। तो अब जो सेल के टर्मिनल्स हैं X और Y, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसे हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो कैसे निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि I एम्पिरिक करंट को T टाइम तक फ्लो कराने में जो चार्ज फ्लो हुआ वो हुआ Q, ठीक है। अगर टोटल वर्क जो हुआ वो हुआ W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल डिवाइडिंग बाई Q, डिवाइडिंग बाई Q। तो W/Q इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q प्लस W इंटरनल अपॉन Q। तो यहाँ से W/Q है ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो ये W एक्सटर्नल अपॉन Q ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हो गया VXY, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो अंदर ड्रॉप हो गया V इंटरनल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये है EMF ऑफ द सेल, ये है जो VXY है, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जो V इंटरनल है ये है पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। अब ये बार बार बात जो आ रही है इंटरनल रेजिस्टेंस की, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं कि किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। आप देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसको मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हम लोग कोई भी सेल ले लें, कोई भी बैटरी ले लें, कोई सेल ले लें, ड्राई सेल ले लें मार्केट से, और उसको तोड़ के देखें, या लैग्रांज सेल ले लें, कोई भी सेल ले लें और उसे तोड़ के देखें, तो आप देखें कोई भी रेजिस्टेंस आप लोगों को इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली होता ये है कि रेजिस्टेंस का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि चार्ज के
फ्लो को या करंट के फ्लो को अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस सेल के अंदर, यानी जो आप देखिए अगर ये ड्राई सेल नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया होगा। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब हम लोग चार्ज कैरियर्स को चलाते हैं, जो कि यहाँ पर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, वो चलते हैं यहाँ पर, तो उनको उनके फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी यहाँ पर होती है। इसलिए जितनी भी एनर्जी सेल प्रोवाइड कराता है या जितना भी वर्क सेल को करना पड़ता है चार्ज को फ्लो कराने में, तो उस एनर्जी का या उस वर्क का एक पार्ट सेल के अंदर ही चार्ज को फ्लो कराने में कंज्यूम हो जाता है। हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि हम लोग इस रेजिस्टेंस में करंट को फ्लो कराएं या चार्ज को फ्लो कराएं, ये हमारा एम है। या हमारा एम ये है कि हम इस सेल के अंदर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चला रहे हैं, ये चलाना हमारा एम है। हमारा एम ये अंदर जो चार्ज का फ्लो हो रहा है या सेल के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है, इसको कराना नहीं है, बल्कि जो एक्सटर्नल सर्किट जो हमने रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगाया है, इसमें करंट या चार्ज का फ्लो कराना हमारा एम है। इसलिए जो अंदर चार्ज को फ्लो कराने में एनर्जी लग रही है वो एक तरह से वेस्टेज है। जितना वर्क हम लोग चार्ज को फ्लो कराने में अंदर कंज्यूम कर रहे हैं वो उसका वेस्टेज है। इसलिए जो भी वर्क है, जो एनर्जी होती है चार्ज को उसके इंटरनल सर्किट में फ़्लो कराने में, वो वेस्ट हो जाया करती है। और इसी वजह से हम ये मानते हैं कि सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस में हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं तो I² × R × T इतनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो जाया करती है। तो वही वेस्टेज यहाँ पर हो रही है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहली बात ये है कि जो R है ये बढ़ जाता है when separation between both the electrodes increases। अगर आपने सेपरेशन बढ़ा दिया, अगर हम सेपरेशन बढ़ा देंगे, इन दोनों दूर दूर कर देंगे, तो आप देखेंगे जो चार्ज है ये चल रहा है, ये चल रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। या इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट्स का जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका सेपरेशन बढ़ाने पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कम हो जाता है व्हेन डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इंक्रीजेस। आप देखिए यहाँ पर प्लेट डूबी हुई हैं। अगर आप कोई बैटरी देखें, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, आप उसे देखें तो आप देखेंगे प्लेट्स डूबी रहती हैं, ये डूबी रहती हैं प्लेट्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अगर हम लोग पानी डाल देते हैं इसके अंदर तो ये लेवल बढ़ जाता है, तो डिप्ड एरिया बढ़ जाता है। जब डिप्ड एरिया बढ़ जाता है तो आप देखिए कि वो जो सेल है या जो बैटरी है वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाया करती है। इसका रीज़न क्या है कि अभी आप देखिए कि अगर इतना एरिया डूबा हुआ था इन प्लेट्स का, तो चार्ज जो डिपॉजिट हो रहा था वो चार्ज यहीं पर डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ से यहाँ तो डिपॉजिट हो नहीं जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नहीं है। अगर हम लोग इसको ज़्यादा डिप कर देंगे, डिप्ड एरिया बढ़ा देंगे, तो फिर ये जो चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट यहाँ पर भी डिपॉजिट होगा, तो वो एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो डिपॉजिट जो चार्ज हो रहा था उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। जब Q बढ़ जाएगा तो I बढ़ जाएगा, I=Q/T, करंट बढ़ जाएगी। और जब करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर हम लोग डिप्ड एरिया को, प्लेट के डिप्ड एरिया को बढ़ा देते हैं तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तीसरी बात ये है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, concentration of electrolyte, temperature
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग, आप देखिए मैं इसमें पानी का अमाउंट बढ़ा दूँ या कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, ये मानिए कंसंट्रेशन बढ़ा दूँगा तो विस्कस हो जाएगा, ये इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ये गाढ़ा हो जाएगा। तो जो आयंस हैं उनको चलने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा परेशानी होगी इन आयंस को चलने में, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब हम लोग देखते हैं कि सेल से ज़्यादा देर तक वर्क लेते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाया करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा विस्कस हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। जब पानी डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, विस्कोसिटी उसकी कम हो जाएगी, और कम विस्कस होने की वजह से उसमें आयंस का चलना ईजी हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा करंट बढ़ जाएगी। तो आप देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये बात ध्यान देने की है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सेल की। इसमें जो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल ई होता है ये कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। आप सेल को चाहे नया लेके आओ या कोई पुराना सेल हो तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना ही रहेगा, लेकिन जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लगातार वेरी करता है। हम लोग सेल को जितना यूज़ करते जाते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ता जाता है, और अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता है, और उस केस में हमें करंट मिलती है अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, हमें नेग्लिजिबल करंट मिलती है उस केस में जब हम लोग सेल को बहुत देर तक यूज़ करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कांस्टेंट रहता है, लेकिन लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसका बढ़ता चला जाया करता है। उसके बाद देखिए जो अगला रिलेशन हमारे पास आ रहा है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप देखें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E of the cell and terminal potential difference, V। ये एक हम रिलेशन फॉर्म करने वाले हैं। आप देखिए कि मेरे पास एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये एनोड, ये कैथोड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, आप देखिए ये इसका नेगेटिव टर्मिनल आ गया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। सपोज़ ये पॉइंट है X, ये पॉइंट है Y। अब मुझे किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करानी है, तो ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसमें मुझे करंट फ्लो करानी है, तो मैं इसके जो एंड्स होंगे उसको इसके टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा कनेक्शन वायर्स की हेल्प से, ये लगा दूंगा। जब ऐसा होगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक की लगा दूँ, ये मैंने की लगा दी, यहाँ पर आप देखिए ये मैंने लगा दी की। इस की से ये होगा कि जब मैं की का प्लग बाहर निकाल दूंगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जाएगी। और जब मैं इस प्लग को इस की के अंदर डाल दूंगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, मतलब ये सर्किट जो होगा ये ओपन सर्किट, करंट ज़ीरो। ये सर्किट जब मैंने इसके अंदर प्लग लगा दिया, प्लग इन है, तो उस वक्त करंट फ्लो होगी सर्किट में और ये क्लोज सर्किट होगा। ठीक है। अब हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट के मेज़रमेंट के लिए जो एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट हैं वो लगा देते हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। आप देखिए कि एमीटर लगता है हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। मैं यहाँ पर वायर काट दूँ यहाँ पर और यहाँ पर लगा दूँ एम्पियर मीटर यानी एमीटर, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है। यहाँ से जो करंट चलेगी, ये करंट जो चलेगी यहाँ से, वही करंट यहाँ पर जाएगी, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है
इस अमीटर से इसका मेज़रमेंट हो जाएगा। और लगाएंगे एक वोल्ट मीटर। अगर मुझे निकालना है कि जो x और y पॉइंट हैं इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, तो उसके मेज़रमेंट के लिए मैं यहाँ पर इन पॉइंट के बीच में लगा दूंगा एक वोल्ट मीटर यहाँ पर। तो x और y पॉइंट के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मेज़रमेंट होता रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमीटर लगाते हैं वो लगाते हैं हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। जिस ब्रांच में करंट का मेज़रमेंट करना है वहाँ पर वायर काट के लगा दीजिए अमीटर, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगाने की वजह से जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी अमीटर का वो होता है ज़ीरो। जो आइडियल अमीटर होता है उसका आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस होता है अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। क्यों? इसलिए कि अगर मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ तो I = V/R, करंट भी उतनी रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस होता अमीटर का तो I = V/R, R बदल जाता, R बढ़ जाता तो करंट कम हो जाती, तो जो एक्चुअल करंट है उसका मेज़रमेंट नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान रखिए अमीटर लगाते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और जो आइडियल अमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस टेंड्स टू ज़ीरो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है वो लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और आप देखिए जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना है। मैंने करंट भेजी यहाँ पर, अगर ये रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का एक पार्ट यहाँ पर भी आ जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर करंट कम जाएगी। जब यहाँ करंट कम जाएगी तो V = I × R से आप देखेंगे कि करंट कम हो गई तो V = I × R भी कम हो जाएगा। तो जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस R के अक्रॉस है उसका मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए एक्चुअल में मेजरमेंट करने के लिए हमें जो वोल्ट मीटर है आइडियल वोल्ट मीटर उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए कि अब मुझे जो रिलेशनशिप फॉर्म करनी है वो फॉर्म ये करनी है कि भाई x और y, जो ये पॉइंट x, ये पॉइंट x और ये पॉइंट y जो है इसके बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इस सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, इसके बीच एक रिलेशनशिप फॉर्म करनी है। तो आप जानते हैं कि अगर मैं I एम्पीरिक करंट t टाइम तक फ्लो कराऊंगा तो Q = I × T, इतना इसमें चार्ज का फ्लो हो जाएगा। Q = I × T, इतना चार्ज फ्लो हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस चार्ज Q को फ्लो कराने में अगर वर्क करना पड़ता है W, तो जो W होगा वो टोटल वर्क होगा Q चार्ज को फ्लो कराने में इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट दोनों में। इसलिए अगर इंटरनल सर्किट में जो वर्क करना पड़ता है ये है W इंटरनल, एक्सटर्नल में जो वर्क करना पड़ता है ये है W एक्सटर्नल, तो टोटल वर्क डन होगा वो होगा W = W, टोटल वर्क जो होगा ये होगा W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, ये होगा। Q से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई Q, डिवाइडिंग बाई Q, तो W/Q = W एक्सटर्नल अपॉन Q प्लस W इंटरनल अपॉन Q। आप जानते हैं W/Q होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ये हो जाएगा E। आप देखिए W एक्सटर्नल/Q, W एक्सटर्नल अपॉन Q, आप देखिए है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो X और Y पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V, तो हो जाएगा V, और प्लस आप देखिए W इंटरनल अपॉन Q, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही होगी I, और यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि W/Q जो है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये V इंटरनल हो जाएगा V इंटरनल, और V = होता है I × R, तो ये हो जाएगा E = V प्लस I × स्मॉल r। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, जो सेल के टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस x y के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये आएगा V = E - I × R, ये निकल के आएगा। ये होगा इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर देखिए ख़ास बात मैं आपको बताऊँ
दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट में मैं लिख रहा हूँ उन बातों को। नोट, पहली बात ये कि इफ़ I इंटू आर इजिकल टू ज़ीरो, इसमें दो बातें कि या तो इफ़ I इजिकल टू ज़ीरो या इफ़ R इजिकल टू ज़ीरो, आइदर I इजिकल टू ज़ीरो और R इजिकल टू ज़ीरो। अगर इनमें से एक भी चीज़ ज़ीरो है तो I इंटू आर ज़ीरो हो जाएगा। जब I इंटू आर ज़ीरो हो जाएगा तो आप देखिए फ्रॉम बी ई वी इजिकल टू ई। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि या तो हम सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हों, या तो ऐसा हो, या फिर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो। अगर दोनों में से एक भी बात सच है तो फिर उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल है वो उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि ओपन सर्किट में अगर मैं यहाँ से की को बाहर निकाल दूँ तो ये इसका ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट में हम सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेंगे। जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जाएगी उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका मतलब कि हम सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करें, और अगर उस केस में जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो किसी भी आइडियल वोल्टमीटर को अगर उसके टर्मिनल्स के बीच कनेक्ट कर देंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। आप मार्केट में जाते हैं, आप एक सेल परचेज करते हैं, आपको लगता है उस पर लिखा हुआ है कि 1.5 वोल्ट, इसका मतलब किसी सेल पर लिखा है 1.5 वोल्ट तो इसका मतलब ये इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको कुछ डाउट होता है, आप समझते हैं भाई सही नहीं है सेल, आप कहते हैं शॉपकीपर से कि मुझे कुछ शक हो रहा है कि ये सेल ठीक नहीं है, आप चेक कीजिए कि इसका वोल्टेज सही है कि नहीं सही है। तो उनके पास एक वोल्ट मीटर होगा, आप वो वोल्ट मीटर का एक हिस्सा यहाँ लगाएंगे, फर्स्ट टर्मिनल यहाँ लगाएंगे, सेकंड यहाँ लगाएंगे, दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे ये, और ये रीडिंग देखेंगे वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग आती है, तो वो आएगी 1.5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया सेल के अक्रॉस तो सेल से करंट ड्रॉ तो हो नहीं रही है उस वक्त, तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर मान लो कि R ज़ीरो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़ीरो है तो भी जो भी एनर्जी सेल प्रोवाइड कराएगा चार्ज को फ्लो कराने में या जो वर्क करेगा तो अंदर वर्क होगा नहीं, टोटल बाहर जाएगा। उस केस में भी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो I इंटू आर है ये हमेशा E को अपोज करता है, E के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको हम बैक EMF कहते हैं। I इंटू आर ये जो होता है इसको हम बैक EMF कहते हैं। तीसरी बात यह है कि चार्जिंग ऑफ ए सेल, आप जानते हो कि इस वक्त सेल जो हो रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है। कुछ सेल जो होते हैं चार्जेबल भी होते हैं, उनको हम चार्ज कर सकते हैं। आप देखिए कि जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, जब लाइट नहीं होती है तो हम लोग उसे करंट लेते हैं, लेकिन जब लाइट आ जाती है तो फिर हम उसको चार्ज करते हैं। तो जब चार्ज करने का प्रोसेस होता है तो उस वक्त क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाया करती है। हम लोग उस वक्त सर्किट से रेजिस्टेंस हट जाता है, लोड हट जाता है, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल सोर्स लग जाता है चार्ज करने के लिए, और वो उसको चार्ज करता है। तो उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल है उसमें क्या रिलेशन होगा इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए सेल। तो उसमें क्या होगा देखिए, उस केस में ये होगा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसके टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, और अब आप कर रहे हो उसको चार्ज। अब आप चार्ज करना चाहते हो तो आपने एक यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ये लगा दिया वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज V, तो ये टर्मिनल उसका पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव, और इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से स्ट्रांग होना चाहिए तभी चार्ज होगा सेल, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो उस केस में करंट चलेगी यहाँ से ये, और आप देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इनसाइड द सेल, ये होती है डायरेक्शन। तो E के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है,
यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ई की ये है और ये डायरेक्शन करंट की है, लेकिन यहाँ पर ई इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो सेल के अंदर एंटर कर रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव होगी। तो पुटिंग माइनस आई इन प्लेस ऑफ आई इन V is equal to E minus I into R, we get V is equal to E minus minus I into R, तो V is equal to E plus IR। तो जब हम लोग किसी भी सेल को चार्ज करेंगे तो उस वक्त उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V is equal to E plus IR। ये रिलेशनशिप होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।